हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के पठार, इस वीडियो के माध्यम से इस पर चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, मध्य प्रदेश के जितने भी भौगोलिक क्षेत्र है, इन सभी भौगोलिक क्षेत्रों का जितना भी एरिया है, जितना भी क्षेत्रफल है और उनका जितना भी प्रतिशत है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ट्रिक के द्वारा यह सब कुछ याद कराने वाला हूं। संपूर्ण पठारों के बारे में हम बात करने वाले हैं विस्तार पूर्वक। पूरा वीडियो देखना। आज के बाद मध्य प्रदेश के पठारों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटने वाला। तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। यदि हम हमारे मध्य प्रदेश की पोजीशन यदि देखें तो हमारा मध्य प्रदेश भू आवेष्टित प्रदेश या लैंड लॉक्ड कहलाता है। लैंड लॉक्ड प्रदेश किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी प्रदेश जिसकी सीमा किसी अन्य देश से ना लगती हो और साथ ही साथ उसकी सीमा किसी सागर से या समुद्र से न लगती हो, उसे ही कहते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट या भू आवेष्टित राज्य। हमारा मध्य प्रदेश भी भू आवेष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की यदि बात करें तो 3,08,245, तो कुछ किताबों के अंतर्गत 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल हमें देखने के लिए मिलता है। यह 7 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का जो अंतर आ रहा है, किस लिए आ रहा है? हमारा एक पड़ोसी राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़, और यहाँ पर जो अमरकंटक वाला जो भाग है ना, इस भाग को लेकर विवाद है। एक घाटी है जिसका नाम है किरार घाटी विवाद। इस विवाद के कारण ही 7 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल कुछ किताबों के अंतर्गत कम तो कुछ किताबों के अंतर्गत ज्यादा लिखा हुआ है। अगली यदि बात करें, जिस समय 1 नवंबर 2000 तक जो हमारा अगला जो प्रदेश है, नया प्रदेश मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़ हमारे अंदर हुआ करता था, अविभाजित मध्य प्रदेश हुआ करता था। उस समय हमारे मध्य प्रदेश के 9 भौगोलिक क्षेत्र हुआ करते थे। कौन कौन से 9 भौगोलिक क्षेत्र? सबसे पहले मालवा का पठार, नीचे आ जाओ नर्मदा सोन घाटी, और नीचे आ जाओ सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। थोड़ा सा ऊपर चले जाओ पूर्व के अंतर्गत बघेलखंड का पठार, ऊपर चले जाओ रीवा पन्ना का पठार, और ऊपर चले जाओ बुंदेलखंड का पठार, और सबसे टॉप पर चले जाओ मध्य भारत का पठार। यह 7 तो थे, और 2 कौन से हैं जो छत्तीसगढ़ में चले गए? तो महानदी जो है उसका बेसिन वाला क्षेत्र और दंडकारण्य जो है उसका वाला क्षेत्र, यह दोनों पूरी तरीके से चले गए हैं, मध्य प्रदेश से अलग हो गए छत्तीसगढ़ वाले राज्य में। अब यदि बात करें तो यहां से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यह मैं आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना को देखें तो उसे भी लगभग 3 भागों में बांटा गया है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है मध्य उच्च प्रदेश। एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन यहां से बना है यह बता रहा हूं। ऐसा पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा पठार मध्य उच्च प्रदेश का भाग नहीं है? तो इस मैप में देखो जो ऊपर है, कौन कौन से मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी, यह सभी पठार किसके अंतर्गत आते हैं? मध्य उच्च प्रदेश का हिस्सा है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। और एक है हमारा पूर्वोत्तर वाला पठार बघेलखंड का पठार, मध्य उच्च प्रदेश का हिस्सा नहीं है। यहां से क्वेश्चन बने हैं। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े पठार, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, उसका नाम है मालवा के पठार के बारे में। यदि मालवा के पठार का कुल क्षेत्रफल देखें तो है 88,222 स्क्वायर किलोमीटर का
इसका यदि रेशो निकालेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा 28.6%। यह भी एग्जाम में कभी कभी एज इट इज पूछ लेते हैं और एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो याद रखना सिगार चोटी इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसकी हाइट है 881 मीटर। और इस पठार का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो याद रखना इस पठार के अंतर्गत कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लावा मिट्टी पाई जाती है या काली मिट्टी पाई जाती है। और हम जानते हैं जहां पर भी काली मिट्टी पाई जाएंगी उस पठार का निर्माण किससे होगा, बेसाल्ट चट्टानों से या दक्कन ट्रेप की चट्टानों से उस पठार का निर्माण होता है। क्योंकि हम जानते हैं लावा जैसे ही जमा ठंडा हो गया और ठंडा होकर उसने अपना एक शेप बना लिया, उस शेप को ही हम कहते हैं कौन सी चट्टानें, बेसाल्ट की चट्टानें या दक्कन ट्रेप की चट्टानें। वह जब लाखों करोड़ों वर्षों के बाद वह जब चट्टानें टूट गई, मिट्टी में परिवर्तित हो गई, तो उसी से हुआ है ना काली मिट्टी का निर्माण। तो इस पठार के अंतर्गत पाई जाती है काली मिट्टी। अब यदि देखें मालवा के पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले आते हैं, तो इस पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 18 जिले आते हैं। कहीं कहीं पर आपको 19 भी देखने के लिए मिल जाएगा। खास कर यदि बात करें हमारा इंदौर आता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी इसी में आता है, उज्जैन आता है, अगर मालवा आता है, देवास वाला भाग आता है, उज्जैन से जो अलग हुआ हमारा नया जिला नागदा भी आता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और याद रखना यहाँ से हम जानते हैं कई सारी नदियों का उद्गम होता है। यदि बात करें तो हमें इंदौर की एक तहसील है महू, वहाँ से सबसे अच्छी नदी हमें देखने के लिए निकलती है जिसका उद्गम होता है जनापाव पहाड़िया से। एक बिंदु है बांगचू बिंदु, उस बिंदु से किस नदी का उद्गम होता है, चंबल नदी का। और इंदौर के अंतर्गत हम जानते हैं काकरा बरडी पहाड़ी है, वहां से सबसे पवित्र नदी मालवा की जिसका नाम है शिप्रा नदी, जिसके तट पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है, यही से उसका उद्गम होता है। खान नदी के तट पर इंदौर बसा हुआ है, अर्थात कई सारी नदियां यहां से निकलने के कारण इसे कहते हैं नदियों का मायका। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पठार को नदियों का मायका कहा जाता है, तो याद रखना मालवा के पठार को। और इस पठार की खास बात यह है कि इस पठार से जो कर्क रेखा है ना एकदम बीचों बीच से गुजरती है। एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पठार है जिसमें से कर्क रेखा एकदम बीचों बीच से गुजरती है। याद रखना यदि ऑप्शन में यदि हो मालवा का पठार और बघेलखंड का पठार तो टिक करना कौन सा ऑप्शन मालवा का पठार। यदि ऑप्शन में मालवा का पठार ना हो तो टिक करना बघेलखंड का पठार। कुछ कुछ किताबों के अंतर्गत ऐसा कहा गया है बघेलखंड के पठार से भी कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। दोनों सही है अपने अपने जगह। अगला यदि देखें जो जनापाव पहाड़ी है वह बड़ी ही महत्वपूर्ण चोटी हो जाती है, क्योंकि इस मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी मैंने आपसे अभी कहा सिगार है 881 मीटर। जनापाव जो चोटी है जहां से बांगचू बिंदु से चंबल नदी का उद्गम होता है उसकी ऊंचाई है 854 मीटर, जो कि इस मालवा के पठार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। नदियों के बारे में अभी आपसे मैंने कहा चंबल है, शिप्रा है,
काली सिंध है, पार्वती नदियों का उद्गम यहीं से होता है। मिट्टी आपसे अभी कहा किस प्रकार की मिट्टी, तो काली मिट्टी पाई जाती है। और आपको पता होना चाहिए काली मिट्टी की खासियत क्या है। काली मिट्टी के अंतर्गत ही सबसे अच्छी खेती होती है कपास की, इसलिए काली मिट्टी को एक और उपनाम से जाना जाता है, काली कपास वाली मिट्टी, चेरनोजम मिट्टी, कन्हेर मिट्टी, भर्री मिट्टी। यह सभी बातें मैंने आपको किसमें बताई है, हमारे मध्य प्रदेश की मिट्टी वाले टॉपिक में चर्चा की है। अगला यदि देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, किस प्रकार की फसलें है। कपास के लिए तो अच्छी है, किंतु याद रखना गेहूं भी सबसे ज्यादा होता है। मध्यम काली मिट्टी वाला लगभग देखे तो यह पठार है। काली मिट्टी के अंतर्गत भी किस प्रकार की मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी लगभग 36.5%, 36.5% भूभाग पर पाई जाती है मध्यम काली मिट्टी। अगला यदि देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण है, सोयाबीन का उत्पादन होता है। आप जानते हो मालवा रीजन किसके लिए प्रसिद्ध है, सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। और गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन यहां पर होने से इसे क्या, किस पठार की उपमा दी जाती है, तो गेहूं की डलिया के पठार के उपनाम से मालवा के पठार को जाना जाता है। और एक बात आपको पता होना चाहिए, इस पठार की जलवायु किस प्रकार से है, तो समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, अर्थात सामान्य गर्मी एवं सामान्य ठंडी इस पठार की विशेषता है। एक चीनी यात्री है फायान, जब वह आया था यहाँ पर इस मालवा के पठार में, उसने ऐसा कहा था, मालवा के पठार की जलवायु संपूर्ण विश्व की श्रेष्ठ जलवायु है। इस पठार को ऐसी उपमा दी थी उसने। और एक बड़ा महत्वपूर्ण है, बघेलखंड का पठार पूर्वी पठार कहलाता है। पश्चिमी पठार कौन सा कहलाता है, तो याद रखना पश्चिमी पठार ही कहलाता है। कौन सा, मालवा का पठार। यह भी एग्जाम के अंतर्गत पूछ लिया गया है। अगला बात करें तो दूसरा हमारे पास में हो जाता है नर्मदा सोन घाटी, दूसरा सबसे बड़ा पठार या क्षेत्र कह सकते हैं नर्मदा सोन घाटी। इसका यदि प्रतिशत निकालो तो 26% यह इसका क्षेत्रफल है। और यदि हम इसका कुल क्षेत्रफल निकालें तो है 86,000 स्क्वायर किलोमीटर का। यह भी एग्जाम के अंतर्गत पूछ लिया गया है। नर्मदा सोन घाटी की यदि बात करें तो आप जानते हो एक बात, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु पचमढ़ी है। पचमढ़ी के अंतर्गत यदि देखें तो धूपगढ़ की चोटी जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, किंतु मध्य प्रदेश का सबसे निचला बिंदु यदि एग्जाम में पूछे तो नर्मदा सोन घाटी लगाना, इसका यह भूभाग है। उसके पश्चात दूसरे सबसे बड़ा पठार, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहां पर भी पाई जाती है काली मिट्टी। हम यदि देखें तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहां पर हमारा आ जाता है थोड़ा सा जो भाग है होशंगाबाद का। और होशंगाबाद में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गेहूं का। और होशंगाबाद के पावर खेड़ा के अंतर्गत मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र भी है। इसके अंतर्गत यदि देखें तो कौन कौन से जिले आते हैं, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, डिंडोरी, यह सभी जिले नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आते हैं। अगला यदि देखें सतपुड़ा मेकाल श्रेणी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका कुल क्षेत्रफल 34,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यदि प्रतिशत में बात करें तो 11%। आजकल एग्जाम के अंतर्गत कई बार इनका कुल क्षेत्रफल तथा प्रतिशत भी पूछ लिया गया है। अब यदि देखें तो यह बड़ा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, इसके भी 3 भाग देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला भाग कौन सा, राजपीपला वाला, दूसरा भाग सतपुड़ा श्रेणी वाला और तीसरा भाग मेकाल श्रेणी वाला। राजपीपला जो है
राजपीपला कहाँ से प्रारंभ होता है? गुजरात से प्रारंभ होकर यहाँ पर आपको एक जिला दिखेगा बुरहानपुर, जो कि मेरा जिला है, वहाँ पर एक दर्रा है, तो यहाँ तक चलता है राजपीपला वाला भाग, यहाँ से शुरू हो जाता है सतपुड़ा श्रेणी वाला भाग, और यहाँ से शुरू हो जाता है कौन सा भाग? मेकाल श्रेणी वाला भाग। दूसरा जो भाग है सतपुड़ा श्रेणी वाला, इसके अंतर्गत एक पर्वत है जिसका नाम है कौन सा पर्वत? महादेव पर्वत। इस महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु है। और आप जानते हो पचमढ़ी के बारे में, पचमढ़ी को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, पचमढ़ी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। और पचमढ़ी के बारे में एक बात याद रखना, पचमढ़ी की खोज फोर्सिथ के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश के लिए पचमढ़ी जो है पर्यटकों के लिए स्वर्ग के समान है। यह सभी से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ से भी कई प्रकार की नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियां? सबसे पहले देखें तो बैतूल से ही निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी। उसके बाद यदि हम देखें तो वर्धन शिखर से, अर्थात तो वर्धा से, जिसे वर्धन नदी कहते हैं, बैतूल से ही निकलती है। वेन गंगा नदी है। इस सभी नदियों के निकलने के कारण इस पठार को वाटरशेड की उपमा दी जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा कौन सा पठार है जिसे वाटरशेड की उपमा दी जाती है? तो वह है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। उसके बाद याद रखना, यह बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इसी से क्वेश्चन बने हैं। इसके अंतर्गत यदि देखें तो 3 भाग मैंने आपको बता दिए हैं। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं और बनेंगे आने वाले समय के अंतर्गत। अगला यदि देखें तो बघेलखंड का पठार बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बघेलखंड का पठार, इस पठार को हम कह सकते हैं यह कौन सा भाग है? यह है पूर्वी भाग, इसलिए इसे पूर्वी पठार कहा जाता है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण, जिस प्रकार से पूरब के अंतर्गत यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाला सबसे छोटा पठार है, उसी प्रकार से पश्चिम में चले जाओ, मालवा का पठार सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का पठार है। इस प्रकार से याद रख लेना, कुल कितने क्षेत्रफल के अंतर्गत फैला है? 25,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत फैला है। यदि इसके प्रतिशत की बात करें तो 7% है। और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इस प्रकार के पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का ही यह भाग है। वैसे तो संपूर्ण भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, किंतु इसके बारे में यदि बात करें तो ऐसा कहा जाता है यह पूरी तरीके से गोंडवाना लैंड का प्राचीनतम भाग है। इसकी विशेषता क्या है? इस पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मैंने आपसे कहा था कि लाल रंग जो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण, और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड सी जल की क्रिया से या जल का जब अपघटन हो जाता है उसके कारण इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। फसल यदि बात करें तो फसल कौन सी होती है? चावल के लिए सबसे उपयुक्त होती है लाल पीली मिट्टी, किंतु इस मिट्टी को बंजर मिट्टी के उपनाम से भी जानते हैं। हम जानते हैं यहाँ से हमारा जो पोर्शन है कौन सा? छत्तीसगढ़ अलग हो गया। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सेक्शन हम कह सकते हैं लाल पीली मिट्टी का चले गया। यही तो कारण है लाल पीली मिट्टी के अंतर्गत चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसी कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के उपनाम से भी जाना जाता है। और इसी के अंतर्गत बात करें, यहाँ पर है सिंगरौली, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? सिंगरौली को कहते हैं। सिंगरौली के अंतर्गत भी किसी पर्टिकुलर बिंदु की बात करें तो बेढन को कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं।
अगला यदि देखें तो रीवा पन्ना का पठार, इसके अंतर्गत कौन कौन से एरिया आते हैं? सीधी है, सिंगरौली है, शहडोल है, यह सभी जिले इसी पठार के भाग है। रीवा पन्ना के पठार का देखें 31,954 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है और इसका यदि प्रतिशत निकाले 10.37% इसका निकल कर आ जाएगा। एग्जाम में ऐसा पूछा गया है रीवा पन्ना के पठार का और एक अन्य उपनाम क्या है? विंध्यन कगारी प्रदेश, इस नाम से रीवा पन्ना के पठार को जाना जाता है। रीवा की जब बात करें तो रीवा में कई सारे जलप्रपात, वाटरफॉल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। चचाई जलप्रपात, बहुटी है, केवटी है, पियावन है, यह सभी जलप्रपात बीहड़ नदी पर बने हुए हैं। अगला यदि देखें तो हमारे पास में पठार आता है बुंदेलखंड का पठार। यदि आप मैप में देख रहे हो तो इसका शेप देखो, इसकी आकृति देखो, अर्धचंद्राकार है। एग्जाम में पूछा गया है कि बुंदेलखंड के पठार का शेप कैसा है, आकृति कैसी है? तो अर्धचंद्राकार है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है, किस जिले के अंतर्गत आता है? तो वह आता है दतिया जिले में। अगला यदि देखें तो नदियां कौन सी है? धसान नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। केन यदि हम देखें तो हम कटनी से यह नदी यहाँ से निकलती हुई इसी पठार से निकल जाती है। उसके पश्चात बेतवा नदी है। और बुंदेलखंड के बारे में याद रखना कि बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा इसी कारण है क्योंकि यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, ज़्यादा फसल की पैदावार नहीं होती। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पशुपालन पर निर्भर होते हैं। यदि फसल की बात करें तो यहाँ पर मोटे अनाज कौन कौन से मोटे अनाज? ज्वार है, बाजरा है, इनका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। अब आखिरी जो है मध्य भारत का पठार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,896 स्क्वायर किलोमीटर का है। प्रतिशत यदि देखें तो 10.7% है इसका। यह आपको सभी आंकड़े याद कराने वाला हूं, अभी थोड़ा वेट करना। यदि देखें इस पठार के अंतर्गत सबसे ज्यादा समस्या किसकी है? बीहड़ों की है। हम जानते हैं चंबल नदी का उद्गम यहां से हुआ इंदौर की महू तहसील से, यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण किया और कहाँ पर चली गई? तो वह चली गई हमारे ऊपर वाले संभाग में, चंबल संभाग में, जिसके अंतर्गत श्योपुर है, मुरैना है, भिंड है, ग्वालियर है, शिवपुरी है, गुना है। इसमें से अर्थात यह सभी जो एरिया है यह कहाँ पर आ जाते हैं? मध्य भारत के पठार में आ जाते हैं। इस पठार की खासियत क्या है? यहाँ की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? अधिक गर्म, यहाँ की जो गर्मी होती है सबसे अधिक गर्मी होती है और ठंडी के अंतर्गत सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। और एग्जाम में यहाँ तक भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर के मैदान इसके अंतर्गत कौन कौन से पठार शामिल है? तो मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और तीसरा है रीवा पन्ना का पठार। यह तीनों पठार उत्तर के मैदान के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों पठारों की जलवायु किस प्रकार की है? अधिक गर्म एवं अधिक ठंडी, गर्मी में अधिक गर्म एवं ठंड में अधिक ठंडी। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात करें तो 500 मीटर है। यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। और यहाँ पर यदि आप देखोगे तो खास कर पाई जाती है कछारी मिट्टी। वह एक प्रकार से जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है, उसे अलग मत कर देना। तो जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गन्ने का। और एक सबसे ज्यादा यहाँ पर उत्पादन किया जाता है सरसों का। इसी कारण मध्य भारत के पठार को
सरसों का पठार के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला यदि देखें तो इसके बारे में याद रखना, जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैंने आपसे बताया था। उसके भी 3 प्रकार है, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी और तीसरी है भावर मिट्टी। जो हमारा जो बांगर है सबसे पुरानी मिट्टी, खादर मिट्टी सबसे नई मिट्टी और भावर मिट्टी जो होती है कंकड़ युक्त मिट्टी कहलाती है। इसी कंकड़ युक्त मिट्टी जो चंबल नदी के द्वारा बहाकर लाई जाती है वह बड़े बड़े बिहड़ों का निर्माण कर देती है, मृदा का अपर्दन कर देती है। मृदा के अपरतन को यहाँ के किसान रेंगती हुई मौत के समान मानते हैं। अवनालिका हमें देखने के लिए मिलती है यहाँ पर बड़ी बड़ी चंबल नदी, इसका मुख्य कारण है। यह भी एग्जाम के अंतर्गत पूछ लिया गया है। नर्मदा सोन घाटी के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया था कि यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, तो यहाँ पर याद रखना अधिक गर्मी में और यदि देखें सामान्य ठंडी हमें देखने के लिए मिलती है। कहां पर? ठंडी के अंतर्गत, क्योंकि यहां से लगभग यदि हम देखें कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो होती है गर्मी वाली रेखा होती है, अर्थात गर्मी में अधिक गर्मी एवं यदि ठंड की बात करें तो साधारण ठंड इस पठार के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। लगभग संपूर्ण जानकारी मैंने आपको यहां पर उपलब्ध करा दी। अब बात करता हूं डेटा के बारे में। सबसे पहले याद रख लो सबसे छोटा पठार कौन सा है? पूर्व की तरफ सबसे छोटा पठार है, सबसे छोटा है इसलिए उसका प्रतिशत कितना है? 7 है और कुल एरिया है 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का। इसके बाद दूसरे की यदि बात करें तो दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, जिसका कुल क्षेत्रफल है 7। बुंदेलखंड के लोग पिछड़े होने के बाद भी एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। 7.7% बुंदेलखंड के पठार का कुल प्रतिशत है और यदि इसकी वैल्यू निकाले तो 23,700 से 30 स्क्वायर किलोमीटर की है। यदि कोई इस वीडियो को पूरा देख रहा है, अपना ब्रेन यदि लगाना, यहां पर मैंने लिखा है ये बघेलखंड का पठार कुल क्षेत्रफल 25,000 स्क्वायर किलोमीटर, 7% का इतना तो 7.7% का ज्यादा होना चाहिए। किंतु किताब में इसी प्रकार का डेटा दिया है, उसी डेटा को आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस कर रहा हूं। यह जो गलती है वह एक प्रकार से देखें तो किताब के अंतर्गत ही 2-3 किताबें पढ़ने के बाद भी उसी अंतर्गत ऐसी गलती देखने के लिए मिल रही है। यदि आप लोगों के पास में इसका एग्जैक्ट डेटा हो तो वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। सतपुड़ा में काल श्रेणी देखो, सतपुड़ा का है 34,000 स्क्वायर किलोमीटर, प्रतिशत निकाल लिया 11%। 34 का डबल कितना होता है? 68 होता है। 68 को उल्टा कर दो, 86,000 स्क्वायर किलोमीटर का नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। और देखो यहां पर 86 में यहां पर भी 6 है, यहां पर इसका कर लो 6 और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। इस प्रकार से याद रख लो मालवा का पठार 88,222 और यहां पर भी कितना है? यूनिट प्लेस पर 8 है, 2 का क्यूब कर लो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से इसे याद रख लो। अगला यदि देखें रीवा पन्ना का पठार और मध्य भारत का जो पठार है लगभग सेम है। यह 10.7% है तो यह है 10.37%। यह 32,000 है, यह 32,896 है तो यह है 31,954 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दी। उम्मीद करता हूं आपको संपूर्ण कंटेंट पसंद आया होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।